हेलो दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था का अगला टेस्ट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट तीसरा है। अभी हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है और ये बीपीएससी टीचर और बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये प्रश्न है, वहीं से हम लेकर के आए हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक लोकतंत्र, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा है लोकतांत्रिक गणतंत्र, चौथा है लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा आंसर सही उत्तर होगा। ये सभी को अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? यानी भारत प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उसी समय बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950। जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही उसी समय से हमारा संविधान, हमारा भारत जो है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, ये तिथि आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी है 26 मार्च 1947। अगला ऑप्शन है 26 दिसंबर 1947। अगला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार, जो मिंटो मार्ले सुधार है, इसका उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए ये आया था? पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए आया, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आया था, तीसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे के लिए आया था और चौथा ऑप्शन है भारत के बंटवारा के लिए आया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए आया था। मार्ले मिंटो सुधार याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए आया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्षों तक ये रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे तो वो राष्ट्रपति के पद पर 12 वर्षों तक रहे थे। अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम कौन है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है संसद के बहुमत से। यानी कि युद्ध की घोषणा या शांति के फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारे राष्ट्रपति हैं जो कानूनी रूप से फैसला लेंगे, वही राष्ट्रपति सक्षम है, बाकी कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, लाभ का पद निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग करेगा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति तय करेंगे, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री तय करेंगे या लास्ट ऑप्शन है संघीय संसद। तो इसका जो आंसर होगा संघीय संसद होगा, यानी कि संसद जो है वही तय करेगा कि लाभ का पद
कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, तो ये संसद द्वारा तय होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? जब राष्ट्रपति भी पद पे नहीं रहे और उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं रहे तो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा, ये प्रश्न इसमें कहने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं रहेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वही भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्य का विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा लोकसभा होगा। लोकसभा जो होता है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित इसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न का अभ्यास करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली प्रश्न लेकर आते हैं, PYQ आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय जनता का, दूसरा ऑप्शन है पूरे देश का, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचित क्षेत्र का, चौथा ऑप्शन है सदन का। यहाँ निर्वाचित क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र से सदस्य चुन कर आए हैं उस क्षेत्र से, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा भारतीय जनता का, इसका सही आंसर होगा। यानी भारत में लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश के बाद संसदीय क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। आप ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में संसदीय क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितना सदस्य की ज़रूरत होती है? तो ये प्रश्न है कि लोकसभा चलने के लिए, लोकसभा की जो चलने का प्रक्रिया है तो वो चलने के लिए कम से कम कितने सदस्य के उपस्थित होने की ज़रूरत है? तो पहला ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/8, दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/9, तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/10, चौथा ऑप्शन है कम से कम 40 सदस्य। तो इसका सही उत्तर जो होगा कम से कम जो होगा कुल सदस्य का 1/10 सदस्य यदि उपस्थित होंगे तो लोकसभा चलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का गठन होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 100, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 81 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ये BPSC टीचर वाला जो परीक्षा था उसमें पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? पहला है मंजीत गांधी, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है इंद्र कुमार गुजराल और चौथा है VS रामादेवी। तो इसका सही उत्तर जो होगा चौथा VS रामादेवी सही उत्तर है, जो प्रथम महिला
सचिव थी, महासचिव थी राज्यसभा की। तो ये याद रखिएगा, बीपीएससी टीचर का ये प्रीवियस ईयर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित कब होता है? पहला ऑप्शन है कभी नहीं, दूसरा ऑप्शन है हर 4 साल पर, तीसरा ऑप्शन है हर 6 साल पर, चौथा ऑप्शन है हर 5 साल पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है कोई सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है, चौथा ऑप्शन है 14 दिन। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा, जो 14 दिन का समय सीमा देता है धन विधेयक पारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? यानी संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था प्रधानमंत्री के खिलाफ और पारित हुआ था। तो इसमें किस प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, तीसरा है मनमोहन सिंह, चौथा है इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये पारित हो गया था, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही उत्तर होगा। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? पहला ऑप्शन है महान्यायवादी देगा, दूसरा ऑप्शन है एडवोकेट जनरल देगा, तीसरा ऑप्शन है महान्यायभिकर्ता देगा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा एडवोकेट जनरल देगा। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार को परामर्श देता है कानूनी विषय पर। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा है सरकारी उपक्रम समिति, तीसरा है राष्ट्रपति खुद करते हैं, डी ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। तो इसमें कौन सा समिति है जो कार्य करती है उसका बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपना समिति कार्य करती है। तो ये लोक लेखा समिति है। तो ये हमारे तरफ से प्रश्न था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।